हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री से रहेगी। 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक में पहला ही चैप्टर हमारे पास है, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पहला चैप्टर है, इसकी ब्रीफ समरी और जो वन लाइनर क्वेश्चन जो भी बनते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम लोग करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहला ही चैप्टर है हमारे पास और इसके अंदर हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अध्याय का संक्षिप्त परिचय देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट है हज़ारों वर्ष की अवधि। हज़ारों वर्ष की अवधि किसको कहा जाता है? 700 ईस्वी से 1750 तक की ईस्वी के काल को हज़ारों वर्ष की अवधि में आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा। हज़ारों वर्षों की अवधि के अंदर ये परिवर्तन हुए, वो हुआ, तो ये सब किस काल को कहा जाता है? 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का काल, ये कहलाएगा हज़ारों वर्ष की अवधि। आफ्टर देन है अल अदृशी। ये कौन था? अल अदृशी एक अरब भूगोलवेता था जिसने 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र किसने बनाया? अल अदृशी जिसने, और ये अरब भूगोलवेता था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी। ये इतिहासकार बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, तो इससे अपने को ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत जो है ये कहे जाएंगे या इनसे अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है। पांडुलिपि, ये हाथ से लिखी गई किसी ग्रंथ की मूल प्रति मतलब ओरिजिनल जो लिखी गई चीज़ थी उसको पांडुलिपि कहते हैं। और प्रतिलिपि क्या कहलाती है? प्रतिलिपि यानी कि इसी की फोटोकॉपी, यानी कि किसी ग्रंथ की उतारी गई नकल की प्रति, या जिसको आज के टाइम में हम कहते हैं फोटोकॉपी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा मिनहाज ए सिराज। ये 13वीं सदी का एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार था जिसने दिल्ली के सुल्तानों की शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। किसने किया है? फारसी इतिहासकार, 13वीं सदी का रहेगा मिनहाज ए सिराज। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 14वीं सदी का प्रसिद्ध कवि, और इसके बारे में हम लोग पहले अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अभिलेखागार। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि जहां पर ये दस्तावेज या पांडुलिपियां रखी जाती है उसको अभिलेखागार कहते हैं। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी। ये कौन था? ये 14वीं सदी का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यायवास। पर्यायवास या किसी भी पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र पर्यायवास कहलाता है। संरक्षण क्या होता है? संरक्षक यानी कि किसी के शरण में रहने वाला, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे तो उसका संरक्षक कहा जाएगा। आफ्टर देन हमारे पास कुछ एक ब्लैंक्स हैं। अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं? हमने ऊपर डिस्कस किया, पांडुलिपियाँ या दस्तावेज रखे जाते हैं। 14वीं सदी का एक इतिहासकार कौन रहेगा? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ फसलें, यानी कि जो फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में लाई गई है वो कौन कौन सी रहेगी? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ये पहले हिंदुस्तान के अंदर नहीं होती थी। इनको जैसे जैसे विदेशी लोग आते गए वो अपने देशों से इन चीज़ों की जो वैरायटीज़ लाते गए और हिंदुस्तान में भी इनकी उत्पादन प्रक्रिया शुरू हुई। नेक्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। इस काल के दौरान प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका
तो क्या क्या टेक्नोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन हुए थे 1750 तक के काल में, 700 से लेकर के? तो सिंचाई में रहट का प्रयोग, कताई में चरखे का प्रयोग और युद्ध में बारूदी हथियारों का प्रयोग। तो बारूदी हथियार सबसे पहले बाबर ने तोप का और बारूदों का प्रयोग किया था अपने युद्ध में, तो हम ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो 700 से 1750 का काल है इसके अंदर सामने आई थी। नेक्स्ट है इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी। तो धार्मिक परिवर्तन क्या हुए थे, ये सारी चीज़ें, नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी थी। पहले, इससे पहले का जो काल था उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 त्रिदेव के नाम से विख्यात थे उन्हीं की पूजा होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे नए देवता लोगों के अंदर, मतलब काल्पनिक शक्ति के अंदर जिस भी तरीके से कहे गए, उनकी पूजा की जाने लगी। जो कुल देवी होती है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा अपने अपने परिवार और समाज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों के अंदर आने लगी, या कहीं हम नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों के महत्व और उनकी सत्ता में वृद्धि हुई, यानी कि इस काल के अंदर ब्राह्मणों की महत्व जो है ज़्यादा हुआ। इससे पहले का काल देखें तो सभी वर्गों को सम्मान, जो भी 4 वर्ग हुए थे उनको, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो थे उनको समान महत्व प्राप्त था। लेकिन जो काल था 1750 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का, इसके अंदर ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व मिलने लगा था। नेक्स्ट है संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होने लगा। भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ और नए धर्म के रूप में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम का आगमन यहाँ से होता है इसी काल के अंदर। नेक्स्ट जो हाईलाइट किए हुए मार्क्स है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदुस्तान का शब्द जो है किस तरीके से यूज किया गया तो हम देखते हैं। आज हम हिंदुस्तान शब्द राष्ट्र भारत के रूप में इसका मतलब लेते हैं। तो क्या कहता है, सबसे पहले 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, और उसने किस क्षेत्र के लिए किया? वर्तमान में जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित है, इसके लिए इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। आफ्टर देन है 14वीं सदी के जो कवि अमीर खुसरो है, इन्होंने भी हिंद शब्द का प्रयोग भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचान के लिए किया था। आफ्टर देन 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यानी कि बाबर ने भी इसका प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे अपने को इतिहास में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया हुआ, जो फारसी इतिहासकार है, इसका किया हुआ याद रखेंगे हम लोग, इसने किया था। नेक्स्ट 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, अल अदृशी कौन था? अल अदृशी एक अरब भूगोलवेता रहेगा। मानचित्र किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो मानचित्रकार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो मानचित्र या नक्शे बनाता है उसको मानचित्रकार कहेंगे। अभिलेखागार किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि जहाँ पर पुराने जो ग्रंथ हैं उनको संग्रहित किया जाएगा, उसको अभिलेखागार कहते हैं। संग्रहित करना मतलब उनको संरक्षित करके ठीक तरीके से रखना। विदेशी किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश के नागरिक को विदेशी कहते हैं। दूसरे देश के नागरिक को विदेशी कहते हैं। प्राचीन काल में पांडुलिपियों की प्रतिलिपि कैसे तैयार की जाती थी? तो यानी कि पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखे गए जो भी ग्रंथ रहेंगे उनको कहेंगे हम। और इनकी प्रतिलिपि किस तरीके से तैयार की जाती थी? तो यह हाथ से तैयार की जाती थी, यानी कि उस टाइम में फ़ोटोकॉपी की कोई मशीन नहीं होती थी, हाथ से ही उनकी फ़ोटोकॉपी तैयार की जाती थी। हाथ से प्राचीन काल में पांडुलिपियों की प्रतिलिपि हाथ से तैयार की जाती थी। प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ अधिकतर किन 2 भाषाओं में लिखी जाती थी? तो किन 2 भाषाओं में लिखी जाती थी? अरबी और फारसी। हम लोग समझते हैं कि जो इस टाइम में इस्लाम का नए धर्म के रूप में आगमन हुआ था, और हिंदुस्तान के इतिहास में इनका जो वर्षव रहा था, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था यहाँ पर।
तो उन्होंने अपने इतिहासकारों से अपनी लैंग्वेज में ही इनका जो ग्रंथ लिखवाए थे। तो हम लोगों को सिंपल सी बात है, फ़ारसी और अरबी के अंदर ये ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं। इससे पहले जो रहेंगे वो हमारे पास जो संस्कृत मेन भाषा रहेगी, प्राकृत पाली जो बौद्ध ग्रंथ रहेंगे, इनके अंदर भी मिलते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो 700 से 1750 तक के काल के लगभग ग्रंथ अरबी और फारसी के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी कौन था? जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। पर्यायवास का क्या अर्थ है? पर्यायवास जो हम पर्यावरण आज के टाइम में बोल देते हैं, इसी से रहेगा किसी क्षेत्र के पर्यावरण, वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से इसको पर्यायवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन कहाँ का शासक था? बलबन जो है दिल्ली का शासक रहेगा। बलबन दिल्ली का शासक था। मुगल वंश का पतन किस सदी में आरंभ हुआ? मुगल वंश का पतन 18वीं सदी में आरंभ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन आरंभ हो गया था। किन्हीं 4 सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों के नाम लिखें। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य यानी कि जिसने पूरे इलाके के ऊपर राज किया था, यानी कि जो पूरा हिंदुस्तान उस टाइम में माना जाता था, उसके पूरे के ऊपर जिसने अपना शासन किया था, उन 4 साम्राज्यों के नाम तो चोल, खलजी, तुगलक और मुगल। इन्होंने मोस्टली हम कहें तो जिसने दिल्ली के ऊपर राज किया था, जो दिल्ली उस टाइम में भारत की राजधानी के रूप में विख्यात थी, तो दिल्ली के ऊपर जिसने राज किया वो ऑटोमेटिक मान सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उसने राज किया। मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में किस नए धर्म का उदय हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो हमारे पास रहेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, पर्यायवास में परिवर्तन ने किसके जीवन को प्रभावित किया? यानी कि जो धीरे धीरे पर्यावरण के अंदर जो चेंजिंग आते गई, लोगों की जीवन शैली के अंदर चेंजिंग आती गई, उसने किसके जीवन को प्रभावित किया? तो इसने वनवासी के जीवन को प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा वनवासियों के जीवन को इसने प्रभावित किया। प्राचीन काल में सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य, तो ये चोल, तुगलक, खिलजी, मुगल, ये सारे रहेंगे। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अदृशी का संबंध किस देश से था? अल अदृशी अरब इतिहासकार रहेगा। अल अदृशी ने क्या बनाया था? तो अल अदृशी ने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया था। मानचित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? मानचित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत क्या है? ऐतिहासिक जानकारी यानी कि अपने को इतिहास की जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? तो पुराने टाइम के सिक्के, पुराने टाइम की इमारतें और पुराने टाइम के लिखे हुए धर्म ग्रंथ जो हैं, इनसे अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिंद शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया था? तो ये शब्द, हिंद शब्द का प्रयोग इस इलाके के लिए किसने किया? तो जो मिन्हाज ए सिराज था, इसने इसका प्रयोग किया था। ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे अभिलेखागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पांडुलिपियों की नकल कैसे उतारी जाती थी? तो हाथ से नकल उतारी जाती थी। राजपूत शब्द के अंतर्गत कौन शामिल थे? राजपूत के अंदर राजा, राजपूत राजा रहेंगे, सैनिक और सेनापति, ये सभी राजपूत के अंदर आते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुगल वंश का पतन किस सदी में हुआ? तो ये 18वीं सदी के अंदर मुगल वंश का पतन हुआ। हमने पहले भी डिस्कस किया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 700 से 1750 के काल में किस जाति ने राजनीतिक रूप से महत्व हासिल किया? यानी कि कौन से जातियों ने अपना जो राजनीतिक रूप से महत्व या हम कहें प्रसिद्धि पाई, तो कौन रहेगी? या जाट, मराठा और सिख, इन तीनों ने इसी काल के अंदर राजनीतिक रूप से अपना महत्व हासिल किया था। यानी कि ये इतने 700 से 1750 के काल में ही जो ये
तीनों जातियाँ प्रचलन में आई थी, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर या फिर हम बात करें अपने अपने राज्यों के अंदर अपना नाम कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में विदेशी को क्या कहा जाता है? विदेशी को हम परदेशी कहते हैं, परदेशी। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत में इतिहास को किस युग में बांटा? तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के युग को हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अतीत के युगों और कालों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? यानी कि पुराने टाइम का जो इतिहास हम देखते हैं तो उसको किस आधार पे हम अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं या फिर किस तरीके से उसको बांट सकते हैं? तो किस किस तरीके से बांटते हैं? धर्म के आधार पर, जो अभी ऊपर बताया गया, अंग्रेज़ों ने बांटा था हिंदू धर्म, हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश शासन के आधार पर। आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर बांट सकते हैं हम लोग, और बौद्धिक और भौतिक विकास के कारकों के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर रहेंगे। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा 7th क्लास की हिस्ट्री का इतना ही रहेगा। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे हमने वो डिस्कस किए। आगे की वीडियोस आपको जल्द ही मिलेगी, सभी चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एनसीईआरटी से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास होगी चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाई जाएगी। उससे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।